अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उसका नाम सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय से जुड़े हुए उन सारे पहलुओं की जो कि वंचितों या फिर कहें तो जिन्हें हम लोग मार्जिनलाइज करके रखे हुए हैं उन सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। यानी कि वंचित और वंचितों से जुड़े हुए सामाजिक न्याय की बात इस अध्याय में होगी। और हम लोगों ने इस अध्याय को शुरू कर रखा है और हम लोगों ने कंसेप्ट इन सारे चीजों का जान रखा है पिछली कक्षाओं में। अब हम लोग इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार वो और सारी चीजें देखते हैं जो कि हम लोगों को देखना है। सामने यह जो आप लोगों को दिख रहा है यह पारस प्रकाशन पुस्तक का डिजिटल फॉर्मेट है जो कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है। यह पृष्ठ संख्या 172 है जो कि आप लोगों के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के पुस्तक में मिलेगा। यह जो है यह नागरिक शास्त्र का पार्ट है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन की। यहाँ पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन के 2 बिंदुओं को देखते हुए, जहां पर हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे, मैं यह बता रहा था आप लोगों को कि आखिर यह मार्जिनलाइजेशन का कारण क्या है, ये वंचित आखिर वंचित होते कैसे हैं या फिर इनको वंचित बनाया कैसे जाता है। तो हम लोगों ने देखा था एक बहुत बड़ा आधार था कि शिक्षा न होना, लोगों का अशिक्षित होना, लोगों का शिक्षित न होना एक बहुत बड़ा कारण है वंचित होने का। यानी कि जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम तो बहुत सारी चीजों से डरेंगे ही और लोग हमें शोषित करेंगे ही। दूसरा, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ जस्टिस, न्याय के तक पहुंच न होना भी वंचित होने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि न्याय जो है कहने के लिए तो सबके लिए है हमारे संविधान और हमारे देश के तहत, लेकिन मिलता किसको है यह हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। जहां पैसा वहीं पर न्याय, ये प्रक्रिया जो है अभी चल रही है। हालांकि यह भी नहीं है कि 100% यही चीजें होती है, लेकिन हाँ अधिकांश पैसे से ही न्याय जो है अभी चल रहा है। तीसरा, अब हम लोग आते हैं इस कक्षा में और आगे बढ़ाते हैं। ये तो हम लोगों ने जो बात की है तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। अब इस कक्षा से आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तीसरा कारण जो कि मार्जिनलाइजेशन का कारण है, यानी कि वंचित होने का कारण है। कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन का एक कॉज है, ये कॉज है इनइक्वालिटी इन सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचे में असमानता होना, इनइक्वालिटी होना, यह बहुत बड़ा कारण है। किसका? तो मार्जिनलाइजेशन का। लिखा हुआ है पुराने समय से चला आ रहा है, सिंस एंशिएंट टाइम द कास्ट सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैव क्रिएटेड इमेंस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये जो जाति का प्रथा है, ये जो जाति की प्रणाली है, ये जो कास्ट सिस्टम है और जो छुआछूत की भावना है, यह हमारे समाज में असमानता लाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है पौराणिक काल से ही। A caste is a group whose members occupation and social status are determined by the birth। कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है एक ऐसा समूह जिसके लोगों का कार्य और उनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है यह उनके जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई किसी जाति में, कोई किसी कास्ट में जन्म लेता है तो जन्म से ही मान लिया जाता है कि ये कार्य करेगा, ये इस कार्य के लिए जन्म लिया है। इसी को हम लोग अगर सही मायने में देखें तो कास्ट कहते हैं। कास्ट वाज बेस्ड ऑन हायरार्की ऑफ ऑक्यूपेशन वेयर कॉबलर्स, scavengers, sweeper and work related to leather or funeral ceremonies were economically dependent on the higher caste for their existence। कास्ट का मतलब आगे लिखा हुआ है कि कास्ट जो है किस चीज पर आधारित होता है, तो कार्यों पर आधारित होता है। और यह हमारा जो सामाजिक ढांचा है इसने इस कास्ट को, इस जो
जाति प्रथा है, इसको बहुत गंदे तरीके से बनाया हुआ है, या फिर कहें तो बहुत गंदे तरीके से इसकी संरचना की गई हुई है, जहां पर हम लोगों ने देखा, बात किया कि जन्म से ही हम लोग तय कर लेते हैं कि इसका कास्ट क्या होगा, इसके कार्य के आधार पर। कोई किसी को मान लिया जाता है कि वो चमड़े का कार्य कर रहा है, उसके दादा परदादा, उसके पूर्वज जो है चमड़े का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी जो है इसी जाति का होगा, इसी चमड़े के कार्य करने वाले जाति का होगा। तो कोई जो है अगर शौच साफ कर रहा है, किसी के पूर्वज शौच साफ कर रहे हैं, या फिर अभी के जो माता पिता हैं अगर वो उस कार्य में हैं, तो लोग यह डिसाइड कर लेते हैं, या फिर उसके लोग ही यह डिसाइड कर लेते हैं कि यह जन्म से ही इसी कार्य के लिए बना हुआ है, तो ये इसी कार्य के लिए बनेगा, तो इसकी जाति जो है यही शौच साफ करने वाली जाति ही होगी। तो कोई जो है अंत्योष्टि का काम कर रहा है, या फिर शव जलाने का कार्य कर रहा है, तो वो फ्यूनरल सेरेमनी यानी कि वो उसी सारे चीजों से जुड़ा हुआ होगा, उसके आने वाले पीढ़ी भी यही सारे कार्य करेंगे, उसी के आधार पर उसको एक जाति का नाम दे दिया जाता है। और यह माना जाता है कि ये जितने भी लोग हैं ये शूद्र यानी कि नीची जाति के हैं, और इन्हें आधारित होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा ऊंची जाति के लोगों पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। यह जो है सामाजिक ढांचे का इनइक्वालिटी है, जो कि कॉज ऑफ मार्जिनलाइजेशन बनता है, यानी कि वंचित बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य करता है। जहां पर जाति प्रथा को इस तरीके से बनाया गया है कि एक ब्राह्मणवादी यानी कि एक ब्राह्मण है तो वो सबसे ऊपर है, क्षत्रिय है तो उसके नीचे, वैश्य है तो उसके नीचे, और शूद्र है तो सबसे नीचे। तो ये सारी चीजें जो है यह हमारा सामाजिक ढांचा है, जो कि मार्जिनलाइजेशन यानी कि वंचित बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा कारण है। एज ए रिजल्ट, इसी कारण से दे हैव फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड ऑफ सो कॉल्ड अपर कास्ट। इसीलिए ये लोग जो वंचित लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, जो तथाकथित शूद्र लोग हैं, वो तथाकथित अपर कास्ट से यानी कि ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद से शोषित किए जाते हैं। मानसिक शोषण भी होता है और शारीरिक शोषण भी किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड ग्रुप आर अनटचेबल और द दलित। यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेड ग्रुप कहें, बड़े स्तर पर अगर हम कहें कि एक शोषित वर्ग है, तो उसको हम लोग अनटचेबल यानी कि अछूत, या फिर कहें तो एक शब्द जो है दलित से इसको डिनोट कर सकते हैं, डिनोट किया जाता है हमारे समाज में, जो कि इस समाज की एक बुराई को दिखाता है। तो हम लोगों ने देखा कि मार्जिनलाइजेशन के 3 मेन कारण है। शिक्षा न होना, लोगों का शिक्षित न होना, दूसरा सामाजिक न्याय तक न पहुंचना, और तीसरा सामाजिक ढांचा में इनइक्वालिटी होना, असमानता होना। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 173 पर और बात करते हैं एससी का, शेड्यूल्ड कास्ट का। यहाँ पर 2 चीजें आती है, 2 शब्द आता है, एक शेड्यूल्ड कास्ट आता है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब आता है। कास्ट का मतलब जाति होता है, ट्राइब का मतलब जनजाति होता है। तो शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति। तो जनजाति, अनुसूचित जनजाति को हम लोग आदिवासी भी कहते हैं, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति को हम लोग आजकल दलित कहते हैं। लिखा हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पहले देखेंगे, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में देखेंगे। पुस्तक के अनुसार पहले एससी है, लिखा हुआ है The Constitution of India does not clearly define the scheduled caste, but generally the lower caste untouchable are subject to ill treatment for long time are known as scheduled caste। हमारे संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का कोई साफ साफ परिभाषा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग मानते हैं, हम लोग यह मान कर चलते हैं कि वैसे लोग जो समाज के निचले स्तर पर हम लोगों ने बना रखा है। लेकिन वही चीज है कि जो समाज के निचले स्तर पर हैं, जो शौच साफ करने का कार्य करते हैं, जो चमड़े का कार्य करते हैं, जो शव जलाने का कार्य करते हैं, ये सारे जो हैं ये अनटचेबल हैं, अछूत हैं, और ये दलित हैं, और यही शेड्यूल्ड कास्ट हैं। यह सामाजिक भाषा में इसका परिभाषा दिया हुआ है, हालांकि संविधान में शेड्यूल कास्ट का कोई
सही सही परिभाषा नहीं मिलता है देखने को। लेकिन सामाजिक ढांचा में हम लोग ये मानते हैं कि जो लोअर कास्ट के हैं, यानी कि जो नीची जाति के हैं, जो अछूत हैं, अनटचेबल है, या फिर कहें तो जो दलित हैं, वही शेड्यूल्ड कास्ट हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस, जनगणना के अनुसार 2011 के, क्योंकि जनगणना जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में 10 साल में एक बार होता है, क्योंकि भारत की आबादी अभी जो है दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, जो 142 करोड़ के आसपास है, मान के चलते हैं 145 करोड़। और 145 करोड़ को हर वर्ष नहीं गिना जा सकता है, एक बार गिनने में ही वो एक वर्ष लग जाता है। और प्लस इसमें पैसा, धन का और समय का और लोगों का जो है इसमें खर्च होता है, यानी कि लोग भी खर्च होते हैं, पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है इस जनगणना में। इसलिए भारत यह लेकर चलता है कि भारत 10 साल में एक बार जनगणना करेगा। 2011 में हुआ था, 2021 में नहीं हो पाया कोरोना के कारण से, लेकिन अभी हुआ है, उसके अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन हम लोग 2011 के अनुसार चलेंगे, और यह पुस्तक भी 2021 से पहले ही छपा हुआ है, तो यह भी पुस्तक 2011 का ही आंकड़ा दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2011 के अनुसार शेड्यूल कास्ट जो है भारतीय आबादी के 16.6% है। यानी कि भारतीय आबादी में शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो 16.6%, यानी कि 16.5% की जनसंख्या जो है दलितों की है। अब हम लोग आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में और बात करते हैं अनुसूचित जनजाति का, यानी कि आदिवासी का। ये कौन होते हैं? This term is also not defined in the Constitution of India. जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की कोई परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई हुई है, शेड्यूल्ड ट्राइब का भी कोई डेफिनेशन नहीं मिलता है देखने को संविधान में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Generally, scheduled tribe are also discarded and ignored section of the society, and they are also economically weaker section of the society. जैसे शेड्यूल्ड कास्ट को हम लोग लेकर चलते हैं कि ये कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, शिक्षा के रूप से कमजोर है, उसी तरीके से आदिवासी के बारे में भी लोगों की धारणा ये है कि ये लोग जो है इकोनॉमिकली पुअर हैं, यानी कि इनके पास वो धन बल नहीं है, इनके पास ये अछूत हैं, ये भी इनसे भी दूर रहना चाहिए। ये लोग भी जो है वो अछूत वाले कैटेगरी में आते हैं। ये सारी चीजें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में हम लोगों की, यानी कि अधिकांश समाज की और अधिकांश समाज के लोगों की धारणा है, जो कि संविधान में यह परिभाषा नहीं देखने को मिलता है। आगे, शेड्यूल्ड ट्राइब constitute about 8.6% of the total population as per 2011 सेंसस। जैसे हम लोगों ने देखा कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है 16.5% है पूरे भारतीय जनसंख्या का, उसी तरीके से अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यह 8.6% यानी कि 8.5% है। शेड्यूल्ड ट्राइब जनरली लिव इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, ये जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, ये जंगलों में या पहाड़ पर पाए जाते हैं। इन हिंदी दे आर नोन एज आदिवासी। हिंदी में इन्हें हम लोग आदिवासी कहते हैं, पहले ही हम लोगों ने बात किया था। अब बात करते हैं ओबीसी का, अदर बैकवर्ड कास्ट का। ओबीसी क्या होता है? तो लिखा हुआ है The Constitution of India does not define this term also. भारतीय संविधान में इसकी भी कोई परिभाषा नहीं दी गई हुई है। जैसे एससी और एसटी का कोई परिभाषा देखने को नहीं मिलता है, ओबीसी का भी कोई परिभाषा जो है हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। They are also socially and economically weaker section of the society. इनको भी हम लोग मान के चलते हैं कि ये समाज के पिछड़े हुए या फिर कमजोर, या फिर कहें तो आर्थिक रूप से ये कमजोर वर्ग के लोग हैं। अकॉर्डिंग टू द मंडल कमीशन रिपोर्ट, द ओबीसी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मंडल कमीशन, मंडल एक बीपी मंडल थे, उन्होंने उनके अध्यक्षता में एक आयोग बना था जहां पर आरक्षण वगैरह की बात हुई थी। यह हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। मंडल और कमंडल का एक कंसेप्ट आता है। भारतीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में ये सारी चीजें बात होगी, वहीं पर मंडल कमीशन यानी कि मंडल आयोग की बात होगी।
होती है, लेकिन हम लोग अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी यह जो है अध्याय में हम लोग सिर्फ ओबीसी की बात करेंगे। तो मंडल आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 52% जो है ये अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो 52% है। एससी जो है वो कितने प्रतिशत हम लोगों ने देखा था, तो एससी जो है वो कितने प्रतिशत है 2011 के सेंसस के अनुसार 16.5%। 8.5% जो है वो एसटी है, आदिवासी है, और 52% जो है वो ओबीसी है। अब बात करते हैं माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी आर दोज ग्रुप विच आर लेस इन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इटीसी, जो धर्म या अलग अलग आधार पर जिनकी संख्या कम है उन्हें हम लोग अल्पसंख्यक अंग्रेजी में माइनॉरिटी कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में माइनॉरिटी की संख्या जो है, अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो 19.4% है, जिसमें सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो है वो मुसलमानों को हम लोग मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों की संख्या अगर ये 19.4% है तो इसमें मुसलमानों की संख्या ही 17-18% होगी। हालांकि अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो मुसलमान जो है वो भारत के दूसरे बहुसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू के बाद सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की आती है। लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन और भी बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसके कारण से मुसलमानों को माइनॉरिटी में रखा जाता है, अल्पसंख्यक में रखा जाता है। हालांकि वो बहुसंख्यक वाले कैटेगरी में ही आने चाहिए, लेकिन हाँ अगर उनको मिलाकर चलते हैं तो 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में इन माइनॉरिटीज की संख्या जो है 19.4 यानी कि 19.5% के लगभग है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन। हम लोगों ने देख लिया एससी कौन होते हैं, कितने हैं, एसटी कौन होते हैं, कितने हैं, ओबीसी कौन होते हैं, कितने हैं, माइनॉरिटी कौन होते हैं, कितने हैं 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे अगली कक्षा में जब आएंगे तो बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन। ये जो वीकर सेक्शन है, ये अभी तक के ऊपर के चारों सेक्शन जो हम लोगों ने बात किया, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी, हालांकि ये तो संविधान के अनुसार है ही नहीं, क्योंकि संविधान में तो इनकी परिभाषा ही नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि इन लोगों के लिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाकर संविधान में हस्तक्षेप करके संशोधन करके इन लोगों के लिए क्या क्या प्रोविजन लाया है, या फिर देखेंगे कि संविधान के अनुसार सारे लोगों को और इन लोगों को क्या क्या तवज्जो, क्या क्या प्रोविजन मिला हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज मिला हुआ है, उन सारे चीजों की बात और भी आगे की बात जो भी हम लोग को इस अध्याय में और पढ़ना है अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।